नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आने वाले 10-15 सालों में आपके लिए अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। क्योंकि सेक्टर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में, अगर आपको अच्छा रिटर्न बनाना है तो। अब इससे पहले हम ये जानते हैं कि सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है सेक्टर सेलेक्ट करना। क्योंकि जो अच्छा सेक्टर है उसमें बाय डिफॉल्ट ज़्यादातर कंपनीज जो है वो अच्छा करती हैं। और भारत में भी आप एग्जांपल ले लें, अगर आईटी का है तो आईटी एक अच्छा सेक्टर है जिसमें इन पास्ट काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है। वहीं एक खराब सेक्टर में भी आप पैसा बना सकते हैं अगर उसमें टेलविंड्स हो, लेकिन उसमें आपका जो एग्जिट स्ट्रेटजी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर भारत में रियल स्टेट सेक्टर ने 2003 से 2007 तक काफ़ी इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करके दी, लेकिन जिन इन्वेस्टर्स ने 2007 में सही टाइम पे उन स्टॉक से एग्जिट नहीं लिया, तो 2008 आते आते उनके जो सारे रिटर्न्स थे वो सब खत्म हो चुके थे। तो इसीलिए खराब सेक्टर में आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एग्जिट स्ट्रेटजी जो है वो आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। वहीं जो अच्छे सेक्टर्स हैं उनमें आपको एग्जिट स्ट्रेटजी उतनी अच्छी नहीं चाहिए। एंट्री आपको सही कंपनीज में करनी है और लॉन्ग टर्म के लिए उनको होल्ड करके रखना है, और आप देखेंगे खुद ब खुद आपका पैसा जो है वो बन गया। तो अब हम जानते हैं कि एक अच्छे सेक्टर की पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले तो यह है कि एक अच्छे सेक्टर में ज़्यादातर कंपनीज जो है उनके मार्जिन और उनके रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा होता है। तो आज के वीडियो में जैसे हम जिन भी सेक्टर्स की बात करेंगे उनमें ज़्यादातर कंपनीज के जो मार्जिन है वो भी अच्छे हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। दूसरा, उन कंपनीज को कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं पड़ती ग्रो करने के लिए। इसमें बैंकिंग एक एक्सेप्शन ज़रूर है, क्योंकि बैंकिंग का जो रॉ मटेरियल है वो पैसा है। तो बैंकिंग को तो पैसे की जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर अगर उसको ग्रो करना है तो। लेकिन उसके अलावा जिन भी तीन सेक्टर्स की हम बात करेंगे उनमें कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती एज कम्पेयर टू काफ़ी अदर जो दूसरी सेक्टर्स हैं उनके कंपेरिजन में। और तीसरा, इन सब कंपनीज में, इन सब सेक्टर्स में आपको वर्किंग कैपिटल जो है उसकी भी रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं रहती। यानी कि कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल डेज है और कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो काफ़ी कम होता है। यानी कि मे बी 20-30 या 35-40 दिन तक जो भी है कंपनी के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो उतनी रहती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने की होती है। उससे ज़्यादा किसी भी कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत में आने वाले 10, 15 या 20 सालों के लिए कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं और अपने इन्वेस्टर के लिए वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। तो चार जो सेक्टर हैं भारत में, कंज्यूमर हो गया, आईटी हो गया, अपना फार्मास्यूटिकल हो गया और बैंकिंग फाइनेंशियल्स हो गया। ये चारों सेक्टर्स इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं आने वाले कई सालों के लिए, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे जो सेक्टर्स है वो अंडर पेनिट्रेटेड है भारत में। और इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कंपनी को आपको किन मैट्रिक्स पे एनालाइज करना चाहिए कौन से सेक्टर में। लेकिन कुछ जो कॉमन मैट्रिक्स हैं जो आपको हर एक सेक्टर में देखने हैं वो ये है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो पास्ट 5-6 सालों का 15% से ऊपर हो। साथ ही साथ जो कंपनी का मार्केट है जिसको कंपनी केटर करती है वो सैचुरेट ना हुआ हो, यानी कि कंपनी के पास इन फ्यूचर ग्रो करने के लिए हेडरूम हो। और साथ ही साथ कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी काफ़ी रीजनेबल हो। बैंकिंग में आप इग्नोर कर सकते हैं फाइनेंशियल्स में, क्योंकि उनमें जो कैपिटल इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। यानी कि कंपनी को पैसा चाहिए आगे लोन देने के लिए, और जितना वो ज़्यादा लोन देंगे उतना ही उनका रिटर्न अच्छा होगा। तो ये सब मैट्रिक आपको ज़रूर देखने हैं जब भी आप इन सेक्टर्स को एनालाइज करते हो। अब इसके अलावा हम सेक्टर बाय सेक्टर बात करेंगे कि कौन से सेक्टर में आपको कंपनीज को किन मैट्रिक्स पे एनालाइज करना चाहिए। तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर में रिटेल कंपनीज हो गई, एफएमसीजी कंपनीज हो गई, ऑटोमोबाइल कंपनीज हो गई, या और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाली कंपनीज हो गई, ये सब आती हैं। तो इन कंपनीज का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो मार्जिन होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि इन कंपनीज के पास काफ़ी हद तक प्राइसिंग पावर होती है। तो इसलिए इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जब भी हम कंज्यूमर कंपनीज को देख रहे हैं तो हमको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी तो हमको देखना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा हमको ये भी देखना है कि जिस मार्केट में कंपनी ऑपरेट कर रही है वो मार्केट कंप्लीटली पेनिट्रेटेड ना हो। यानी कि अगर आप एग्जांपल है कोलगेट का, तो कोलगेट भारत में हर एक इंसान जो है वो टूथपेस्ट और टूथब्रश का यूज करता है, तो इन फ्यूचर आप किसको वो बेचेंगे। उसके अलावा अगर आप जिलेट की बात करें तो जिलेट का जरूर रिप्लेसमेंट साइकिल काफी तेज होता है, लेकिन उसके अलावा जिन्होंने भी जिलेट का यूज करना था वो जिलेट को खरीद चुके हैं। अब उसके बाद आप कहाँ पे उसको जाके बेचेंगे। और साथ ही साथ इन फ्यूचर जो ट्रेंड है वो बियर्ड ग्रो करने का की तरफ जा रहा है। तो भारत में अगर लाइक बियर्ड जो ग्रो करना है उसको अच्छा माना जा रहा है इन फ्यूचर, तो आप शेविंग जो है वो काफी कम कर दिया लोगों ने। तो उसके साथ भी जो उसका बिजनेस मॉडल है वो काफी आउटडेटेड सा हो चुका है। तो ऐसी कंपनीज में को इन्वेस्ट नहीं करना
जिनके जो मार्केट है वो कम्प्लीटली पेनिट्रेट हो चुका है और उनके पास हेडरूम नहीं है ग्रो करने के लिए। हमको उन कंपनीज को ढूंढना है जिनके पास काफी ज्यादा मार्केट है इन फ्यूचर कैप्चर करने के लिए। उसके अलावा हमको ये देखना है कि कंपनी का जो, अगर कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट कंपनी बना रही है तो वो कितने नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, उनका वॉल्यूम ग्रोथ कितना है, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो असली ड्राइवर होता है एफएमसीजी कंपनीज में ग्रोथ का। क्योंकि प्राइसिंग पावर जो है वो, उससे प्राइस ग्रो करके भी कंपनी ग्रो कर सकती है, लेकिन प्राइस आप एक लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं। आप अगर सपोज कोई बिस्किट का पैकेट बेच रहे हैं तो आप उसको 1000 रुपए का नहीं बेच सकते, आप उसको एक सर्टन लिमिट तक ही बेच सकते हैं। तो इसलिए जो असली ग्रोथ है वो वॉल्यूम ग्रोथ से आती है। तो वॉल्यूम ग्रोथ के लिए हमको देखना है कि कंपनी न्यू प्रोडक्ट कितने लॉन्च कर रही है, कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही है। और उसके अलावा अगर रिटेल कंपनी है तो हमको ये देखना है कि कंपनी नए स्टोर्स खोल रही है कि नहीं खोल रही है, उनमें जो सेल ग्रोथ है हर एक स्टोर का वो कितना है ईयर ऑन ईयर। तो ये सब चीजें हमको कंपनी बाय कंपनी देखनी चाहिए। उसके अलावा एक और जो कॉमन चीज है इन सब कंपनीज में, वो हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो पॉजिटिव है कि नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अब फ्री कैश फ्लो को आप एक बार फिर भी इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो वो उसका कई बार फ्री कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में होता है, क्योंकि उसको ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए होता है। लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी का जो मेन धंधा है उससे कंपनी पैसा बना पा रही है कि नहीं बना पा रही, क्योंकि अगर कंपनी का जो मेन धंधा है उससे कंपनी पैसा नहीं बना पा रही है तो प्रॉब्लम है इन फ्यूचर, क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए फिर एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव है तो उसको कैपेक्स करने के लिए एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत ना पड़े हो सकता है, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। चाहे कंपनी एक्सटर्नल फंडिंग उठाए चाहे ना उठाए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आप जरूर देखें कि कंपनी का पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये कुछ मैट्रिक आपको कंज्यूमर कंपनी को एनालाइज करते समय जरूर देखने चाहिए। और कंज्यूमर एक ऐसा सेक्टर है जो कि भारत में काफी अंडर पेनिट्रेटेड है, और जैसे इन फ्यूचर पर कैपिटा जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है जो वो बढ़ेगी, जब 2500 से 4 या $5000 तक जाएगी, तो इन सब जो सेक्टर्स है ये जैसे कि कंज्यूमर सेक्टर है, इनमें काफी ज्यादा ग्रोथ आ सकती है। क्योंकि जब आपका जो बेसिक खर्चा है उसके बाद जब आपकी जो इनकम आपके पास आएगी तो वो स्पेंडिंग सारी डिस्क्रिशनरी की तरफ ही जाती है, जैसे कि अब ब्रांडेड क्लोथिंग हो गई या कुछ हाई एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट हो गए या फिर ऑटोमोबाइल्स हो गए, तो इनमें सब में पैसा जाएगा और ये सब सेक्टर इन फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं। जो दूसरा सेक्टर है वो है आईटी। तो भारत में इन पास्ट आईटी स्टॉक्स ने काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके दी अपने इन्वेस्टर्स को, और इन फ्यूचर भी आईटी स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं। तो आईटी स्टॉक को, जो आईटी सेक्टर को जब भी आप एनालाइज करें, इनमें जब भी आप स्टॉक पिकिंग करने जाएं तो आप कोशिश करें कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको आप अवॉइड करें, जैसे कि टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया या फिर इन्फोसिस होगा, क्योंकि इनमें ग्रोथ बहुत कम है, क्योंकि इनका जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। और बियॉन्ड अ पॉइंट साइज बिकम्स योर एनिमी वाली बात है, यहाँ से उनके लिए काफी तेजी से ग्रो करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए बेहतर ऑप्शन आपके लिए ये होगा कि आप मिड कैप आईटी स्टॉक्स में जाएं, जहां पे आपको ग्रोथ अच्छी मिले और साथ ही साथ वैल्यूएशन जो है वो भी रीजनेबल हो। और जब भी आप आईटी स्टॉक्स को एनालाइज करें तो आप ये जरूर देखें कि जो भी सर्विस कंपनी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है वो हाई एंड सर्विस है, या कोई लाइक उनका जो कस्टमर है वो कहीं पे भी जाके सेम सर्विस ले सकता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि अगर जिस कस्टमर को कंपनी सर्व कर रही है, अगर उसको दूसरी किसी कंपनी के साथ उस सर्विस को जाना हो तो उसकी जो स्विचिंग कॉस्ट है वो कितनी हाई है, यानी कि क्या वो इजीली स्विच कर सकता है सर्विस को किसी और प्रोवाइडर के साथ या नहीं। क्योंकि अगर वो इजीली स्विच कर सकता है और कोई भी उसको जैसा भी आपकी जो भी आप कंपनी एनालाइज कर रहे हैं उसकी तरह उस सर्विस को प्रोवाइड कर सकता है, तो आपकी कंपनी को इन फ्यूचर ग्रो करने के लिए मुश्किल होगा। वहीं अगर स्विचिंग कॉस्ट काफी हाई है तो कोई भी क्लाइंट या कोई भी कस्टमर उसको स्विच करने से पहले काफी बार सोचेगा। और स्विचिंग कॉस्ट हाई होना एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के लिए, क्योंकि स्विचिंग कॉस्ट अगर हाई नहीं है तो आज अगर किसी और से सर्विस ले रहा है, आज वो अगर इन्फोसिस से सर्विस ले रहा है तो वो कल किसी और के पास भी मूव कर सकता है। तो जब भी आप आईटी स्टॉक्स को एनालाइज करें तो इनमें स्विचिंग कॉस्ट जरूर देखें, साथ ही साथ कैश फ्लो जो ऑपरेशन है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो जरूर देखें, और उसके अलावा आप डेट टू इक्विटी काफी रीजनेबल हो वो देखें। ग्रोथ आपको जरूर चाहिए आईटी स्टॉक्स में, क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं है तो प्रॉब्लम है। और ग्रोथ के लिए आपको ये देखना है कि कंपनी ने पास्ट में किस तरह से एडिशनल कस्टमर को अपने सर्विसेज बेचा है, और इन फ्यूचर वो किस तरह से प्लान कर रहे हैं कि वो क्या सर्विसेज नई लॉन्च करेंगे या फिर एग्जिस्टिंग जो सर्विस है वो नए क्लाइंट्स को लॉन्च करेंगे। तो ये सब आपको उनके एनुअल रिपोर्ट से इंफॉर्मेशन देखनी चाहिए और उसके बाद ही आपको आईटी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो हमारा तीसरा सेक्टर है फार्मास्यूटिकल। तो फार्मास्यूटिकल एक काफ़ी डिफेंसिव सेक्टर है जो कि इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा कर सकता है लंबे समय के लिए। लाइक इसमें ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर आपको डिफेंसिवली लाइक 12-15% का कंपाउंडेड रिटर्न चाहिए तो फार्मास्यूटिकल में आपको काफ़ी अच्छी कंपनी मिल सकती हैं। तो फार्मास्यूटिकल अच्छा सेक्टर इसलिए है क्योंकि जब भी कोई बीमार पड़ेगा और जैसे जैसे दुनिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है तो लोग बीमार पड़ ही रहे हैं, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की वजह से, एक्सेसिव फ़ोन यूजेज की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और नई-नई बीमारियाँ हो रही हैं उनको, तो लोगों को दवाइयों की ज़रूरत रहेगी ही रहेगी। और कोई भी दवाई और खाना, ये 2 चीज़ों को डेफ़र नहीं कर सकता। आप हो सकता है आप कोई शर्ट खरीदनी हो, आप उसको डेफ़र कर दें, कोई गाड़ी खरीदनी हो, उसको डेफ़र कर दें, लेकिन अगर आप बीमार हैं, तो आप दवाई को डेफ़र नहीं कर सकते। तो जो सूटिकल है इसलिए काफ़ी अच्छा कर सकता है लंबे समय में। तो इसमें अगर जब भी आप कंपनी को एनालाइज़ कर रहे हो तो आपको उसमें ये देखना है कि प्रोडक्ट वाइज़ और ज्योग्राफी वाइज़ कंपनी वेल डाइवर्सिफाइड है या नहीं है। यानी कि क्या कंपनी एक ज्योग्राफी और एक प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट तो नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा है तो वो काफ़ी बड़ा रिस्क साबित हो सकता है उस कंपनी के लिए इन फ्यूचर में। और साथ ही साथ इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि कौन से टाइप की डिज़ीज़ के लिए कंपनी जो है वो ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर रही है। तो क्योंकि अगर कोई कंपनी क्रोनिक डिज़ीज़ जैसे कि डायबिटीज़ हो गई या मेंटल डिसऑर्डर हो गया, अगर उन जैसी डिज़ीज़ के लिए ड्रग मैन्युफैक्चर कर रही है तो उनकी अर्निंग प्रेडिक्टेबिलिटी और जो सेल्स प्रेडिक्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, और उनको मार्केट थोड़ा हाई वैल्यूएशन देता है एज़ कम्पेयर टू वो कंपनी के जो कि एक्यूट डिजीज़ के लिए ड्रग मैन्युफैक्चर करती है, जो कि पेशेंट को 1 या 2 बार खाने से आराम आ जाता है। वहीं जो क्रोनिक डिजीज़ है, इनके जो पेशेंट होते हैं, इनको लगातार उस ड्रग को लेते रहना होता है, और इसी वजह से जो कंपनी की अर्निंग प्रेडिक्टेबिलिटी है, वो ज़्यादा होती है। तो जब भी आप फार्मा कंपनी को एनालाइज़ करें, तो आपको ये सब मैट्रिक्स देखने हैं, और उसके साथ-साथ आपको ये भी देखना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, जैसा कि हमने हर एक सेक्टर में बात की, वो आपको पॉजिटिव देखना है। डेट टू इक्विटी रेशियो उतना ज़्यादा ना हो। और इसके अलावा मैंने इस चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने डिटेल में फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को किस तरह से हमको एनालाइज़ करना चाहिए, वो बताया आपको। तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको बेहतर समझ आएगा कि किस तरह हमें फार्मास्यूटिकल कंपनी को एनालाइज़ करना चाहिए। तो हमारा चौथा और आखिरी सेक्टर है फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स में बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गई और ब्रोकर, ये सब बिजनेसेस आते हैं। और इन सब बिजनेसेस में सारा गेम जो है वो ट्रस्ट का गेम है। यानी कि अगर आपको एक अच्छा आपके बैंक पे ट्रस्ट नहीं है तो आप वहाँ पे जाके अकाउंट नहीं खुलवाएंगे। अगर आपको किसी ब्रोकर पे ट्रस्ट नहीं है तो वहाँ पे जाके ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो इन सब सेक्टर्स में, सॉरी, इस सेक्टर में जो है वो उन्हीं कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि बड़े प्लेयर्स हों, क्योंकि इनमें जो है वो जो लार्ज प्लेयर है वो बड़ा बनता जाता है, और वहीं जो छोटे प्लेयर्स हैं उनमें आपको इन्वेस्ट करके नुकसान उठाना पड़ सकता है। और तो अगर आपको बड़े प्लेयर्स में, इवन दो उनकी वैल्यूएशन हाई हो, अगर आपको इन्वेस्ट करना है फाइनेंशियल्स में तो आपको बड़े प्लेयर्स के साथ ही जाना है, चाहे आपको महंगा दाम पे करना पड़े। क्योंकि इसमें क्या है कि जो मार्केट किसी कंपनी को महंगा वैल्यूएशन पे करता है, उसका एक रीजन होता है कि मार्केट को उसके एसेट क्वालिटी पे ट्रस्ट होता है, उसका जो लोन गिविंग प्रोसीजर उस पर ट्रस्ट होता है, और मार्केट को ये होता है कि इन फ्यूचर ये कंपनी ज़्यादा एनपीएस नहीं करेगी और उनकी जो एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इसी वजह से आप देखें, बजाज फाइनेंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इनको मार्केट काफ़ी हाई वैल्यूएशन देती है। उसका रीज़न ये है कि इन्होंने पास्ट में जो इनके एनपीएस है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, इनकी एसेट क्वालिटी काफ़ी बेहतर रही है, और इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो भी काफ़ी अच्छा है। वहीं कुछ इंफीरियर जो कंपनीज होती है उनकी जो एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब होती है। यानी कि एज सुन एज खराब डिसीजन आता है, कोई भी खराब लोन दिया है तो आपको एकदम नहीं पता चलेगा कि कंपनी ने, बैंक ने या एनबीएफसी ने खराब जगह लोन दिया है। उसका आपको पता 2-4 साल बाद ही लगेगा, क्योंकि किसी को भी अगर कोई बैंक लोन देता है तो वो एकदम अगले महीने या अगले साल डिफॉल्ट नहीं करता है, वो थोड़े टाइम बाद उसको डिफॉल्ट करता है। तो इसीलिए जब भी आप फाइनेंशियल्स में किसी कंपनी को ढूंढ रहे हैं तो आपको लार्ज प्लेयर्स के साथ ही जाना चाहिए। आपको कभी भी छोटे प्लेयर को सस्ते वैल्यूएशन की वजह से नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो एक वन टाइम बुक वाला जो प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है कंपनी इस सेक्टर में, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रादर देन उस कंपनी के जो 5 टाइम प्राइस टू बुक ट्रेड कर रही है। तो बैंकिंग, एनबीएफसी, ब्रोकिंग, इन सब बिजनेसेस में आप लार्ज प्लेयर्स के साथ ही जाएं, जिनका पास्ट एनपीएस की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी हो, साथ ही साथ रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा हो। क्योंकि इसका इसका फ़ायदा ये मिलता है कंपनी को जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो इस सेक्टर में, उसको इन फ्यूचर फंड रेज करने में भी ईजी होता है। और कोई भी बैंक और एनबीएफसी अगर फंड रेज कर सकता है तो वो इन फ्यूचर ग्रो करेगा,
और वहीं अगर कोई बैंक और एनबीएफसी फंड रेज नहीं कर पाएगा तो उसको इन फ्यूचर ग्रो करने में भी दिक्कत आएगी। और जब भी कोई कैटास्ट्रॉफी आती है, जैसे कि कोविड-19 आया था या 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उसमें ऐसी कंपनी सर्वाइव करती हैं और जो छोटी कंपनीज है वो निकल जाती हैं और ये और मार्केट शेयर ग्रैब करती रहती हैं। तो भारत में जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है अभी भी। तो इन फ्यूचर ये सेक्टर काफ़ी अच्छे से ग्रोथ दिखा सकता है और किसी भी कंट्री का जब जीडीपी बढ़ता है तो उसका जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो अच्छा करता ही करता है। तो ये सेक्टर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। और जिनके भी मैंने स्टॉक्स के नाम लिए इसके आज के इस वीडियो में, वो सब एजुकेशन पर्पस के लिए था, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से। तो आप अपना रिसर्च खुद करें और इन चारों सेक्टर में अगर आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स पिक करेंगे तो चांसेस ये हैं कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। और जाने से पहले मैं आपको एक और बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टिंग में इन 4 सेक्टर्स से ही स्टॉक पिक करते हैं और वैल्यूएशंस का ध्यान रखते हैं, यानी कि बहुत महँगा एक्सपेंसिव स्टॉक आप नहीं लेते, और उसके साथ ही साथ आप ये भी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो अच्छे रिटर्न ऑन इक्विटी वाले बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो चांसेस ये हैं कि जो आपके इन फ्यूचर रिटर्न्स होंगे वो अच्छे होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए ऐसा बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूँगा जिससे कि आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।